ओके। गुड इवनिंग। नमस्ते। मैं डॉक्टर रवनीत आपसे एक फॉर्म है जो आप लोग को अभी दिया गया होगा, जिसको फिल अप करना है। तो इसमें बेसिकली कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जिसके बेसिस पे एक फैमिली हेल्थ का एक रिकॉर्ड होगा जो मेंटेन किया जाएगा। तो उसके बेसिस पे अपन ये जान पाएंगे कि किसी को कोई स्पेसिफिक बीमारी का अंदेशा है या कोई बीमारी होने का चांस है या किसी को ऑलरेडी है, तो उस चीज़ के बारे में अपन उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स है। तो मैं अभी आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि इस प्रॉपर फॉर्म जो है, इसमें टोटल आप देखोगे तो इसमें टोटल 9 डिफरेंट कैटेगरी है, 9 सेक्शन है, जिसमें हम अलग अलग बीमारी का पता कर पाएंगे। तो ये बेसिकली लेडीज़ के लिए है, जितने भी फैमिलीज़ हैं जो यहाँ रह रहे हैं उन सबको ये फॉर्म्स मिला होगा, अभी मिलेगा या मिल चुका होगा। तो आपको ये सारा चीज़ को फिलअप करना है। ये 2 साइड में है, एक ऐसा फॉर्म दिखेगा जिसमें एक ये फ्रंट पेज है और ऐसा ही एक इसमें बैक पेज है। तो टोटल इसमें आप देखोगे तो टोटल 9 डिफरेंट पैराज हैं अलग अलग। तो मैं आपको मोटा मोटा गाइड कर दूंगा जिससे आप लोग को इसको फिलअप करने में आसानी होगा। तो ये वीडियोस आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, और फिल करते टाइम अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप इस वीडियोस को पॉज करके, स्टॉप करके, बैक करके आप दोबारा से देख सकोगे, ताकि आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है नेम। ये इसमें आपका नाम होगा, जो आप लेडी, आपका नाम होगा, आपका एज, और उसके बगल में मोबाइल नंबर ऑफ हस्बैंड, आपके हस्बैंड का मोबाइल नंबर होगा, ताकि हम अगर हमें बताना हो कि कुछ इश्यूज है, कुछ है, तो हम आपको आसानी से इंटीमेट कर सके, बता सके। चौथे नंबर पे है नेम ऑफ द हस्बैंड, आपका हस्बैंड का जो नाम है, आप रैंक के साथ आप ना हस्बैंड का नाम लिखिएगा, और यूनिट, आपका यूनिट का नाम। उसके नीचे लिखा है, आप देखेंगे, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें पहला है हाइट, आपकी क्या हाइट है। तो आप उसको सेंटीमीटर्स में लिख सकते हो कि जो भी आपकी हाइट है। जिसको अपना हाइट नहीं पता है वो अपना एमआईरो में आके हाइट चेक कर सकते हैं, जो एमआईरो में। तो आप सेंटीमीटर्स में लिखना कि 158 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर है वो आप उसको हाइट में लिखना है। वेट आपको लिखना है, जो आपका वजन हो, 50 केजी, 52 केजी, 60 केजी, जो भी वजन है वो वजन लिखना है वेट वाले में। फिर एक बीएमआई का ऑप्शन है। बीएमआई आप खाली छोड़ देना, बीएमआई हम खुद फिलअप कर लेंगे, बीएमआई आप रहने देना, और पल्स भी आप रहने देना, और ये ब्लड प्रेशर, बीपी, ये 3 चीज जो है, बीएमआई, पल्स और ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है वो आप एमआईरो में आएंगे क्या, एमआईरो में आप अपना चेक करवा करके और बीपी इसमें भर सकते हैं। आप चेक करा करके ही भरवाइएगा। अगर आपके पास बीपी मशीन खुद से है तो आप अपने बीपी मशीन से चेक करके आप खुद से भर सकते हैं। बस ब्लड प्रेशर चेक करते टाइम ध्यान देने वाली बात कि जब आप बीपी का कफ इधर लगा के चेक करते हैं, जिनको आता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको पता है ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्किन होना चाहिए, जो स्किन होगा वो खाली होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ कपड़ा, जैकेट या कोई स्वेटर ऐसा उसके ऊपर बीपी का कफ नहीं लगाना है। आप सबको हटा करके ही बीपी का कफ लगाना है और फिर बीपी चेक करना है। चेक करके आप यहाँ लिख दीजिएगा जो भी बीपी आता है। लेट से किसी का 130/80 आ रहा है, 140/80 आ रहा है, जो भी आ रहा है वो आप यहाँ पे ब्लड प्रेशर लिख देना है। उसके बाद अब जो चीज़ें हैं उसमें टिक करना है। जैसे अगर आपका लगता है कि वो है तो यस, तो टिक करना है, नहीं है तो कट करना है। तो अभी आप देखो, जैसे सबसे पहला आप देखोगे, सबसे फर्स्ट नंबर 1 पे आप देखोगे तो उसमें आता है एनीमिया रिस्क असेसमेंट। एनीमिया मतलब होता है खून की कमी। तो किन लोगों को खून की कमी हो सकती है उसके लिए होता है एनीमिया रिस्क असेसमेंट। हम असेस करके देखते हैं। उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चनर तैयार किया है, कुछ 6-7 क्वेश्चंस हैं जिसके बेसिस पे हम ये असेस कर सकते हैं कि हाँ शायद आपको खून की कमी होगी। तो उसमें क्या है, सबसे नंबर 1 पे है गेट टायर्ड इजिली, मतलब आप आसानी से थक जाते हो। जो बाकी लेडीज उस काम को आसानी से कर लेते हो, आप जल्दी थक जाते हो। तो अगर आप आसानी से थक जाते हो तो सामने टिक करना है। अगर आप आसानी से नहीं थकते हो तो उसको क्रॉस करना है। ठीक है, कोशिश करना है कि ओवरराइट ना हो। पहले आप सोच लो, पेंसिल से भर लो, फिर उसको पेन से कर लो। ये नहीं कि पेन से टिक किया और फिर उसको काट दिया, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा।
तो गेट टायर्ड इजली मतलब आसानी से थक जाना, कोई एक सीढ़ी चढ़ता है थक जाता है, कोई थोड़ा सा वॉक करेगा अचानक से सांस फूलने लग गया थक गया, तो ये वाला चीज़ है। दूसरा है ब्रेथलेसनेस और चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन। अगर किसी को थोड़ा वॉकिंग किया 500 मीटर 1 किलोमीटर चल लिया तो उसका अचानक से सांस फूलने लग गया या कुछ ऐसा हुआ, सांस फूल रहा, तो इसको बोलते हैं ब्रेथलेसनेस। तो अगर ऐसा है तो टिक करेंगे। तीसरा कोल्ड हैंड एंड फीट, बहुत हाथ ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो ऐसा कुछ होता है तो सी नंबर 3rd नंबर पे जो है, मैं फर्स्ट एनीमिया डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें पहला बताया, दूसरा तीसरा है कोल्ड हैंड एंड फीट, हाथ पांव ठंडे पड़ जाना। चौथा है बार बार हेडेक होना, फ्रीक्वेंट हेडेक और लाइट हेडेडनेस, बार बार सिर में भारीपन लगना, सिर में पूरा ऐसा लगता है बार बार सिर भारीपन होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, तो अगर ऐसा कुछ है तो उस पर टिक करना है। 5वें नंबर पे है नाखून बहुत तेजी से टूट जाना, अपने आप से नाखून टूटता है, बार बार नाखून टूट जाता है, यह बाल बहुत ज्यादा गिरता है, बाल बहुत झड़ता है, तो अगर ऐसा कुछ है तो उस पर टिक करना है। और 6ठे नंबर पे है एक्सेसिंग ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस, जब पीरियड्स आता है तो उसके समय में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होना, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इस पर टिक करना है। उसके बाद है ब्लीडिंग स्टूल्स, पॉटी में अगर किसी का खून आता है, तो मैं लाल खून की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पॉटी के साथ काला कलर का ब्लड अगर आता है, ब्लीडिंग अगर हो रहा है नीचे से, तो वो भी आपको बताना है। ये मैंने पहला आपको एनीमिया के बारे में बता दिया। अब हम दूसरा कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर रिस्क असेसमेंट। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर में अगर छाती में अगर कैंसर होने का किसी का अगर अंदेशा है, तो हम उसमें मैं आपको 5 तरह का क्वेश्चन दिया हूँ। जैसे नंबर 1 है कि अगर आपके परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे मदर को हो, सिस्टर को हो, किसी को डायग्नोसिस हो रखा है, तो इसमें टिक करना है। अगर नहीं जानती हो, नहीं है, तो आप उस पर क्रॉस कर देना कि नहीं, किसी को नहीं पता। उसमें 2nd नंबर पे है अगर पीरियड्स आपका 12 साल या उसके पहले एज पे, यानी कोई छोटी बच्ची है तो उसका पीरियड्स अगर 12 साल या उससे कम की उम्र में अगर पीरियड्स आ गया, ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, जो पीरियड्स हम बोलते हैं 12 साल या उससे कम समय में, या फिर किसी का महीना 55 साल से पहले उसका पीरियड्स आना बंद हो गया पूरे तरीके से, 55 साल से पहले, तो ये एग्जैक्टली 50 से 55 होता है, 55 थोड़ा हायर साइड है, 50 से 55। तो अगर किसी का पीरियड 12 साल से पहले आ जाता है या 55 साल से बाद, तो ये दोनों ही कंडीशन में अगर कोई आपका है तो आप उसको टिक करेंगे। तीसरा, अगर कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है, जैसे माला डी हो गया, माला एन हो गया, कि बच्चा ना रुके उसके लिए कुछ लोग पिल्स खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, तो कोई अगर बहुत लंबे समय से कि 4 साल से 5 साल से दवाई खा रही है, तो अगर ऐसा कुछ है तो टिक करना है, अगर नहीं खाती हो तो क्रॉस करना है। चौथा, एक्सपीरियंस लंप इन द ब्रेस्ट, छाती में अगर कोई गांठ है, अगर छाती को आप ऐसे दबा के देखोगे दोनों साइड से, और अगर आपको लगता है कि छाती में कोई भी गांठ है, कोई भी अगर गांठ है अगर छाती में, तो आपको टिक करना है और आपको फिर रिपोर्ट करना है एमआई रूम में, तो फिर आपको लेडीज डॉक्टर से या गायनेकोलॉजिस्ट से आपको मैं दिखाऊंगा। 6ठे नंबर पे है अगर आपको छाती से निप्पल के थ्रू अगर कोई भी तरह का डिस्चार्ज आता है, मैं मदर की बात नहीं कर रहा हूं जो बच्चे को दूध पिलाती है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका बच्चा बड़ा हो चुका है या अभी वो उनको दूध नहीं पिला रही है, और उसके बाद भी अगर किसी का छाती से अगर कोई भी निप्पल से अगर कोई भी रसाव है, कोई भी तरह का है, तो उसको टिक करना है। तो ये मैं आपको दूसरा बताया हूं, ब्रेस्ट कैंसर रिस्क असेसमेंट। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप दोबारा से आप एमआई रूम में आएंगे, आप रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद आप देखोगे उसमें एक दूसरा का ही एक बाद में कॉलम है, डू यू विश टू लर्न सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने का एक तरीका होता है प्रॉपर कि किस तरीके से किया जाता है, तो वो एग्जामिनेशन आपको आता है कि नहीं आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसमें यस या नो लिखेंगे, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप नो लिखेंगे कि आपको नहीं आता है, ठीक है। और अगर आप सीखना चाहते हो तो आप यस लिखोगे कि हाँ हमें नहीं आता है, हम सीखना चाहते हैं। अब अपन तीसरा कॉलम पे आते हैं, तीसरा सर्वाइकल कैंसर रिस्क असेसमेंट। इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन है हैविंग मल्टीपल फुल टर्म प्रेगनेंसी, अगर आपका प्रेगनेंसी 2 या उससे ज्यादा है, 2 से ज्यादा को अपन मल्टीपल बोल रहे हैं, तो अगर फुल टर्म प्रेगनेंसी अगर 2 से ज्यादा है तो उस पर
टिक करना है। तीसरा, अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग इन बिटवीन मेंसेस, मतलब पीरियड्स जो आता है महीने में, जनरली पीरियड्स आता है, किसी का 28 दिन में आता है, किसी का 25 दिन में, एक पीरियड से दूसरे पीरियड्स के बीच में डिफरेंस होता है। तो अगर किसी का पीरियड्स फ्रिक्वेंटली आ रहा है, जैसे एक पीरियड्स और दूसरे पीरियड्स के बीच में भी अगर ब्लीडिंग हो जा रहा है कि सर मेरा तो नॉर्मल 1 महीना 35 दिन में आता है, लेकिन दोनों के बीच में भी ब्लीडिंग कभी कभी हो जाता है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको टिक करोगे। उसी का तीसरा नंबर है वेदर योर मदर और सिस्टर वॉज डायग्नोज्ड विद सर्वाइकल कैंसर। अगर आपकी कोई बहन है, जो मैं ब्लड रिलेशन बहन की बात कर रहा हूं, अगर आपकी कोई बहन है या आपकी मदर है, अगर उनमें से किसी को भी सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज हुआ है तो आप यहाँ पे यस करोगे। और हुआ है तो किसको हुआ है, मदर को हुआ या वाइफ सिस्टर को हुआ, इसके बारे में बताना है। दूसरा, इसमें एक और चीज़ है, अगर आपका एज 35 साल या उससे ज़्यादा है तो आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में पता है कि नहीं पता है। जो रेगुलर हम हर साल सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग होता है, एमएच में भी होता है, तो उसको आपको हर साल उसको कराना है, तो उसके बारे में आपको पता है कि नहीं पता, आप यस या नो में बताएंगे। चौथा, ओरल हेल्थ असेसमेंट, मुंह के अंदर जो दांत हैं या हमारे गम्स हैं उसके बारे में कुछ असेसमेंट करेंगे। पहला होता है ब्लीडिंग गम्स, अगर किसी के मसूड़े से अगर बार बार ब्लीडिंग हो रहा है, बार बार खून आता है तो आप यस पे टिक, डू यू हैव ब्लीडिंग गम्स पे तो टिक करना है, यस है। दूसरा है डू यू हैव कैविटीज, दांतों में अगर गड्ढा है, कैविटीज है, तो उस पर टिक करना है। सी, तीसरा नंबर पे है डू यू हैव सेंसिटिविटी टू हॉट और कोल्ड, अगर ठंडा और गर्म से अचानक दांत में, बहुत ठंडा पानी पी लो तो बहुत झंझनाहट सा आना, या गर्म पीने से बहुत दिक्कत होना, अगर ऐसा है तो उस पर टिक करना है, यस पे, मतलब है तो हाँ है। चौथा, आपका दांत अगर ब्रिटल हो, बच्चों का जनरली अक्सर देखा जाता है कैल्शियम का डिफिशिएंसी, कैल्शियम का कमी की वजह से दांत बहुत ब्रिटल होता है, टूट जाता है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको टिक करना है। पांचवा, डू यू हैव माउथ अल्सर, मुंह में छाला हो जाना, बार बार छाला होना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, एक का दुक्का बार हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका बार बार छाला हो रहा है तो उस पर टिक करना है। ये अपन 4 अभी तक देख चुके हैं, अब हम इसके आगे देख रहे हैं 5वां, जो आप पीछे देखेंगे, पेज के पीछे दिखेगा आपको। ये है मेंटल हेल्थ असेसमेंट। मेंटल हेल्थ असेसमेंट में लास्ट 2 हफ्ते का हमें देखना है कि पिछले 2 हफ्ता में आप देखोगे कि क्या ऐसा हो रहा है कि आपको कोई भी चीज़ काम करने में, जैसे बच्चों को तैयार कराना, खाना बनाना, या फादर मदर इन लॉ साथ में रहते हैं तो उनसे, तो क्या इसमें जो घर में नॉर्मल चीज़ें होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। कि इसमें आप देखोगे तो लिखा है लिटिल इंटरेस्ट और प्लेजर इन डूइंग थिंग्स, मतलब कोई भी काम करने में मन नहीं लगना या बहुत कम मन लगना। अब इसमें क्या है, इसमें टोटल 4 ऑप्शंस हैं कि आप जो काम करते हो उसमें मन लगता है कि नहीं लगता है, तो 4 ऑप्शन है। नॉट एट ऑल, मतलब बिल्कुल मन नहीं लगता, जो पहला है नॉट एट ऑल, बिल्कुल मन नहीं लगता, तो 0 पे गोल करना है, सर्कल करना है। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को ऐसा तो नहीं है, लेकिन सेवरल डेज, मतलब काफी दिन से ऐसा हो रहा है कि हाँ मतलब इस तरीके से दिक्कत होता है, ठीक है, फिर आप देखेंगे उसके आगे है मोर देन हाफ द डे, मतलब आधे दिन से ज्यादा दिन में ठीक रहता है, फिर वापस से बढ़ जाता है। और फिर ऑलमोस्ट है एवरी डे, मतलब हर दिन ऐसा होता है कि हाँ समय कुछ दिन से ऐसा हो रहा है, तो आप समझ में आ रहा है 4 ऑप्शन है। पहला, ये 4 ऑप्शन जो है ये हर में आएगा। जैसे पहला नॉट एट ऑल, मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा, मेरे को हर काम करने में मन लगता है, ऐसा लगता है, तो आपका 0, उसमें आप 0 टर्न करोगे। सेवरल डेज, मतलब कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है। तीसरा, मोर देन हाफ, है ना, अगर इसमें है तो तीसरा वाला कॉलम। चौथा है ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब डेली आपका हो रहा है, तो 3 नंबर पे कॉर्नर करना है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन है फीलिंग डाउन, डिप्रेस्ड और होपलेस, ऐसा डिप्रेशन में लग रहा है कि मेरे से कैसे होगा, बच्चे कैसे संभलेंगे, इनको कैसे फादर मदर इन लॉज रहते हैं या उन लोगों को कैसे संभलेंगे, बहुत होपलेस, ऐसा कुछ लगता है, तो उसमें भी फिर ये कब से कितना टाइम से लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सर्कल करेंगे। तीसरा, ट्रबल फॉलिंग और स्टेइंग एस्लीप और स्लीपिंग टू मच, या तो बहुत ज्यादा नींद ना आना या बिल्कुल नींद ना आना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर कब से, कभी कभार होता है, कुछ दिनों से हो रहा है, लगभग हर दिन हो जाता है, और काफी दिन से हो रहा है, तो ये जो भी है इसमें आप सर्कल करोगे। फीलिंग टायर्ड और हैविंग लिटिल एनर्जी, दिन भर थके थके सा रहना, अगर ऐसा कुछ होता है तो। चौथा, भूख ना लगना या बहुत ज्यादा भूख लगना,
अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको आप करना है। भूख नहीं लगती है तो कब से नहीं लग रही है, कब से, इस चीज़ के बारे में आपको सर्कल करना है। उसके बाद है feeling bad about yourself or that you are a failure or have you let yourself or your family down। मतलब आपको ऐसा लगता है कि बहुत बुरा लगता है मेरे को कि मेरी वजह से पूरा परिवार का नाम खराब हो रहा है, या मेरे वजह से मैं पूरे परिवार का जो मेरा लेवल था उस लेवल का परिवार नहीं कर पा रहा है, या जो भी, अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो उसको आपको गाइड बताना है कि आप कितने तक जा रहे हो। जी, ट्रबल कंसेंट्रेटिंग ऑन थिंग्स सच एज रीडिंग द न्यूज़पेपर और वॉचिंग टेलीविजन। मतलब आपको टीवी पिक्चर देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब पहले तो कर लेती थी बट पिछले ना 5-6 दिन से मैं नहीं कर पा रही हूँ, है ना, या 10 दिन से नहीं कर पा, तो 5-6 दिन से नहीं कर पा रही हो तो आपका जैसे ये 0, 1, 2, तो